Hello students, how are you? In our previous class we completed the VBT. Now let me move on and firstly in today's class let me discuss firstly about the limitation of VBT. Limitation of VBT. VBT की VBT तो कंप्लीट हो गया ना अपना. CFT. CFT की क्या लिमिटेशंस हैं? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. सबसे पहले अपन बात करें तो जो CFT है उसके अकॉर्डिंग जितने भी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है या जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, VBT के अकॉर्डिंग वो सारे के सारे आयनिक हैं. क्योंकि VBT में क्या बोला गया है कि भाई लिगेंड जो है वो मेटल की तरफ अप्रोच करता है, लिगेंड नेगेटिवली चार्ज्ड है, मेटल के पास आता है तो उसके डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है. तो उसको कंसिडर करने के लिए क्या बोला गया वहां पर कि इंटरेक्शन कैसी है, आयनिक है. जबकि जो स्टडीज हैं वो ये शो करती हैं कि जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो आयनिक भी हैं और कुछ कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं. किस नेचर के होते हैं? दे आर कोवेलेंट नेचर. गॉट इट? ये माना गया है, जो स्टडीज है वो ये बताती है कि जो 25% जो हैं वो कोवेलेंट नेचर के हैं. तो कोवेलेंट जो कंपाउंड्स हैं, कोवेलेंट नेचर वाले, उनको अपन CFT के बेसिस पे अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते. आयनिक तो कर सकते हैं लेकिन CFT के बेसिस पर इनको अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते. गॉट इट? द सेकेंड लिमिटेशन ऑफ द CFT दैट it do not explain the spectrum. जो स्पेक्ट्रम है उन स्पेक्ट्रम्स को, जो कॉम्प्लेक्सेस के जो स्पेक्ट्रम है इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की, दे कैन नॉट एक्सप्लेन बाय CFT. इनको CFT की बेसिस पे अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते. स्पेक्ट्रम ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कुड नॉट एक्सप्लेन, could not explain by CFT. CFT से इनको अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते. Got it? So these are the two limitations of CFT. ये CFT की two limitations हैं. नॉर्मली पूछते नहीं है लेकिन अपन इसको स्टडी कर रहे हैं. ओके, नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. Stability of coordination compounds is stability of complexes. Coordination compounds. Coordination compounds की stability. Okay? अब यहां पर अपन थोड़ा सा अगर अपन इसकी बात करें तो जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में जो मेटल लिगेंड की जो रिएक्शंस हैं या मेटल लिगेंड के बीच का जो इंटरेक्शन है, इट इज सिमिलर विद द लेविस एसिड बेस. जो लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है उसके जैसा. याद करो आप, लेविस एसिड बेस किसे बोलते हैं? बेस उसे बोलते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे वो कहलाता है बेस, और जो एक्सेप्ट करे वो कहलाता है एसिड. तो यहां पर भी तो यही प्रोसेस है. जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, लिगेंड वो किसको दे रहा है? मेटल को. तो दैट आर सिमिलर विद द लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट. इसलिए इनको अगर अपन इसकी बात करें, इसके रिजल्ट में ये जो मेटल लिगेंड की जो रिएक्शंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होती है. क्योंकि अपन जानते हैं लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो एसिड बेस की जो रिएक्शंस हैं वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होती है. तो दैट इज ए स्टेबल रिएक्शंस. ओके, स्टेबल रिएक्शंस है तो डेफिनेटली कंपाउंड कैसा बनेगा? स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यहां पर बनते हैं. अब इनके लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट अपन निकालें. अब डायरेक्ट अपन निकाल रहे हैं क्योंकि एक स्टेप वाइज मेथड आता है वो अपने सिलेबस में नहीं है. CBSE में तो है लेकिन राजस्थान बोर्ड में नहीं है, तो मैं उसको अवॉइड कर रहा हूं. तो डायरेक्ट अपन बात करें
रिएक्शंस के अंदर मेटल जो है वो n लिगेंड्स, मेटल के ऊपर जनरली चार्ज मान लेते हैं अपन दैट इज प्लस x, लिगेंड के ऊपर मान लेते हैं दैट इज माइनस y, और n लिगेंड जो है वो मेटल की तरफ अप्रोच करते हैं। टेट्राहेड्रल होगा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, ऑक्टाहेड्रल है तो n की वैल्यू हो जाएगी 6। ओके, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने पर क्या बनता है अपने पास, मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स अपने पास बनता है। गॉट इट, अंडरस्टैंड, जो जितने लिगेंड होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, तो MlN दैट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अपने पास हो जाता है। अगर इसके लिए रेट इक्वेशन निकालें, जो गुडबर्ग-बागे का रूल है उसके अकॉर्डिंग जो इसके लिए रेट कांस्टेंट निकाला जाता है वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज प्रोडक्ट, तो इसकी कंसंट्रेशन होगी MlN, क्या आ जाएगी MlN डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो एक रिएक्टेंट तो कौन सा है X और दूसरा रिएक्टेंट कौन सा है L, कितने हैं L के N मॉलिक्यूल, तो दैट इज N, तो ये बनता है इसके लिए रेट कांस्टेंट, और ये जो रेट कांस्टेंट है यही क्या कहलाता है इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो Ks इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दैट इज MlN डिवाइडेड बाय ML M प्लस वाई L उसके ऊपर N। अगर आप चार्जेस को अवॉइड करते हैं, अगर अपन यहाँ पे चार्जेस को कंसिडर ना करें और सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाए तो दैट इज क्या बन जाएगा दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जहां पर Ks किसको डिनोट कर रहा है, इट इज डिनोटिंग द स्टेबिलिटी, इट इज स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं उन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का स्टेबिलिटी कांस्टेंट। गॉट इट, अंडरस्टैंड। नाउ अब बात करते हैं अपन फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उन कॉम्प्लेक्सेस की या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, किसी भी मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जितना ज्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल माना जाता है। गॉट इट, या उल्टा लिखना चाहे तो Ks डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। गॉट इट। सेकंड इज डिसोशिएशन कांस्टेंट, हालांकि ये अपने बोर्ड में नहीं है कि कंपटीशन एग्जाम के पर्पज से थोड़ा सा मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि एक एक लाइन है। जो डिसोशिएशन कांस्टेंट होता है Kd, ये होता है 1/Ks, 1/Ks, स्टेबिलिटी का जस्ट अपोजिट। तो यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो नीचे वाले में क्या हो जाएगा दैट इज स्टेबिलिटी, दैट इज 1/Kd, डिसोशिएशन कांस्टेंट। गॉट इट, क्लियर। थर्ड जो फैक्टर है दैट इज चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, जो सेंट्रल मेटल आयन है उस पर मौजूद चार्ज, जो सेंट्रल मेटल आयन है उस पर मौजूद चार्ज। गॉट इट। तो इसके अकॉर्डिंग जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, अब आप इसको खुद डिसाइड कर सकते हैं। यू नो दैट जितना मेटल पॉजिटिवली चार्ज होगा, यानी कि जितना ज्यादा उस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा,
या सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जितना ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, क्योंकि डेफिनेटली मेटल लिगेंड की जो रिएक्शंस हैं, मेटल और लिगेंड के बीच का जो इंट्रैक्शन है, भाई पॉजिटिव चार्ज तो इजीली वो इलेक्ट्रॉन लेगा, भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफरित होता है, तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली रिसीव करेगा, तो मेटल और लिगेंड के बीच बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। यानी कि सीधा सीधा स्टेबिलिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, चार्ज, या जिसके लिए अपन दूसरा वर्ड काम में लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। जो सेंट्रल मेटल है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट पर ये डिपेंड करती है। गॉट? अब कुछ एग्जांपल्स हैं जो अपने को यहां पर इससे रिलेटेड अपने से पूछे जाते हैं, तो उसको अपन यहां पर कंसिडर कर लेते हैं। क्वेश्चन इज FeCN6 and FeCN6, that is plus -3 and that is -4, दो कॉम्प्लेक्सेस आयरन की, एक साइनाइड के साथ बने हुए हेक्सासाइनेट, हेक्सासाइनों के साथ बने हुए, ओके, तो एक में तो +3 है, सॉरी एक तो -3 कॉम्प्लेक्स चार्ज है और एक -4 कॉम्प्लेक्स चार्ज है। अब अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो फॉर दैट यू कैन इजिली ड्रॉ द चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल। जैसे अपन इसकी निकाले तो आयरन की मान लीजिए सपोज x प्लस साइनाइड कितने हैं 6, एक के ऊपर होता है -1 इज इक्वल्स टू जो इसके ऊपर चार्ज दैट इज -3, तो इसका कितना आ गया x -6 इज इक्वल्स टू -3, तो x बराबर कितना बच गया दैट इज +3, राइट। इस पर अपन निकाल लें तो दैट इज सिंपल सी है, तो दैट इज सीधा लिख देता हूं x इज इक्वल्स टू कितना है -2, तो यहां पर सॉरी +2, यहां पर आयरन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहां पर किस में दैट इज +2, गॉट इट, अंडरस्टैंड। तो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, तो दैट इज इट इज मोर स्टेबल, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो फैक्टर आता है फोर्थ, दैट इज साइज ऑफ कैटायन या साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। जो सेंट्रल मेटल आयन है उसकी साइज जनरली जितनी स्मॉल साइज होती है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उतने ही ज्यादा न्यूक्लियस के साथ अच्छी तरह से बाइंड होंगी, गॉट इट। या अपन सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं लिगेंड का वो उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन करता है। यानी कि सीधी सीधी बात है, स्मॉल कैटायन या स्मॉल सेंट्रल मेटल दैट इज मोर स्टेबल, इसलिए अपन बोल सकते हैं स्टेबिलिटी it is inversely proportional to the size of central metal ion। जो सेंट्रल मेटल आयन है उसकी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जितनी कम साइज उतना ज्यादा वो स्टेबल, गॉट इट। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लें अपन, आयरन H2O and cobalt H2O कॉम्प्लेक्स, दोनों के ऊपर सेम चार्ज अपन ले लेते हैं दैट इज +3+3, सेम लिगेंड्स हैं, सेम नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं, सेम चार्जेस हैं। अगर अपन इनके ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालें तो आयरन यहां पर +3 में है क्योंकि वाटर का ऊपर होता है 0, तो 6 का 0 हो गया, तो +3 अकेला किसके ऊपर है आयरन के ऊपर। इसी तरह से इसका निकालें तो दैट इज ऑल्सो +3,
तो दोनों ही सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दोनों ही किसमें, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में। गॉट इट, क्लियर। वैसे तो ये +2 में होता है नॉर्मली, तो जो नॉर्मल है उसी की बात कर लेते हैं, पर +3 ले ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मोस्ट स्टेबल जो इसकी है दैट इज +2 CO, तो वही ले लेते हैं अपन। हाँ भाई, तो ये और ये दोनों ही सेम ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों का सेम, लिगेंड सेम, नंबर ऑफ लिगेंड सेम, चार्जेस आर आल्सो सेम। तो अब क्वेश्चन आता है कि इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा है। अगर अपन यहां पर बात करें तो जैसे अपन पीरियोडिक टेबल में आगे की तरफ चलते हैं तो साइज कम होती जाती है, साइज कम होती जाती है। तो अगर अपन यहां पे बात करें स्किन टाई वाली, क्यों, मानी, फिर कोई, तो दोनों में से, अब अगर दोनों सेम, अगर इसमें बात करें तो इसके ऊपर +2 और इस पर भी +2, दोनों के दो दो इलेक्ट्रॉन निकले, तो डेफिनेटली कोबाल्ट जो है वो स्मॉल साइज का होगा, इसलिए ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, दैट इज COH2। गॉट इट, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट आता है दैट इज फिफ्थ जो फैक्टर है, दैट इज नेचर ऑफ लिगेंड। फिफ्थ वन इज नेचर ऑफ लिगेंड। गॉट इट। इसके अकॉर्डिंग जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, क्या स्टेबिलिटी जो है कॉम्प्लेक्स की, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक नेचर ऑफ लिगेंड। जो लिगेंड की बेसिक नेचर, बेसिक नेचर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, वो कितना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, वो कितना इजीली डोनेट कर सकता है, देने की टेंडेंसी कितनी ज्यादा है, तो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा होगी डेफिनेटली वो इतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस वो करेगा। गॉट इट, अंडरस्टैंड। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, कोबाल्ट का हेलोजेंस के साथ जो कॉम्प्लेक्स है, -4 ले लें, क्या फर्क पड़ना है, वैसे -4 ले लो, -3 ले लो, अपनी बुक के अकॉर्डिंग चले तो दैट इज -3, तो वही ले लेते हैं अपन। जो जो कोबाल्ट है उसके अपन ने हेलोजेंस जो हैं, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, इनके साथ कॉम्प्लेक्सेस को अपन ले रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर सभी पर जैसे अपन बात करें तो वहाँ पर आयोडीन -1 होता है, ब्रोमीन पर भी सेम चार्ज, क्लोरीन पर भी सेम चार्ज और फ्लोरीन के ऊपर भी सेम चार्ज। तो डेफिनेटली इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी सब में सेम है, नंबर्स भी सेम है, चार्जेस भी सेम है, तो फिर फर्क क्या है इनका। अगर अपन बात करें जितना ज्यादा हेलोजेंस जो हैं इनमें स्ट्रेंथ की अपन बात करें, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी की, तो आयोडीन से ज्यादा ब्रोमीन की होती है, ब्रोमीन से ज्यादा क्लोरीन की, क्लोरीन से ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की। गॉट इट। तो फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी यानी कि बेसिक नेचर, जो बेसिक नेचर है वो सबसे ज्यादा किसकी है, फ्लोरीन की। दैट्स वाई जो इसका कॉम्प्लेक्स है फ्लोरीन का वो सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम क्लोरीन का, उससे कम ब्रोमीन का, उससे कम किसका होगा, दैट इज आयोडीन। गॉट इट, दैट इज द फिफ्थ फैक्टर। नाउ द लास्ट वन दैट इज सिक्स्थ, दैट इज chelating effect, that is chelating effect, or we can say that catenization power। Sorry, spelling is wrong, CH,
पावर ऑफ लिगेंड, लिगेंड की कैटेलाइज जो कैलेटिंग कैटेलाइजेशन जो पावर है, कैटेलाइजेशन का मतलब सीधा सा मतलब है नंबर ऑफ रिंग्स, कितनी रिंग्स उसके पास बनती है। अब आपको याद होगा लिगेंड जो हैं मोनोडेंडेट होते हैं, डाइडेंडेट या बाइडेंडेट, फिर बाद में आए थे ट्राइडेंडेट, और फिर बाद में आए थे टेट्रा, फिर हेक्सा वगैरह वो सब आए थे। तो जितनी ज़्यादा उसकी कैटेनाइज जो कैलेटेशन जो पावर होगी वो उतना ही ज़्यादा यहाँ पर स्टेबिलिटी देता है। इसके अंदर केवल एक डोनेटिंग साइट है, इसके अंदर दो डोनेटिंग साइट्स हैं। थोड़ा सा अपन कंसिडर कर लेते हैं, जैसे एथिलीन डाइएमीन की अपन बात करें, तो मेटल के साथ वो इस तरीके से रिंग्स बनाता है, तो वन रिंग हो गई। अगर कोई ट्राई वाला है एथिलीन ट्राइएमीन की बात करें, जैसे NH2 CH2 NH CH2 NH2, तो वो दो रिंग बना रहा है। तो जितनी ज्यादा यहाँ पर रिंग्स बनेगी, जितनी ज्यादा रिंग्स बनती है या जितना ज्यादा वो मोनोडेंडेट डाइडेंडेट बाइडेंडेट होता है, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अपन बोले तो अपन वी कैन से दैट द स्टेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रिंग्स, या जिसके लिए अपन बोल सकते हैं कैटेलाइजेशन कैटेनेशन पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स लिगेंड कॉम्प्लेक्स। ओके, तो जितनी ज्यादा रिंग्स बनेगी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल यहां पर होता है। गॉट इट? नाउ लास्ट टॉपिक की अपन बात करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आज अपन इस चैप्टर को पूरा करेंगे भाई। अब यहाँ जो लास्ट टॉपिक है उसमें कुछ रिएक्शंस आएंगी, तो वो रिएक्शंस अपने को सीधा सीधा दे भाई रट्टा मारना है, उनको याद करना ही पड़ेगा। तो वो सीधी सीधी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंसेस ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स उनकी इंपॉर्टेंसेस क्या है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस आती है दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस, सबसे पहली, और यही है सबसे लॉन्ग भी। तो दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। जो कॉम्प्लेक्स जो सैंपल्स दिए जाते हैं उनके अंदर कौन कौन से कॉम्प्लेक्स कौन कौन से मेटल आयंस हैं, उनको स्टडी करने के लिए, उनका जो स्टडी किया जाता है उसको, उसके लिए किसका यूज करते हैं अपन, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन का। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में वी कैन से दैट द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज यूज इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। दैट मीन सीधा सा बोले तो अपन बोल सकते हैं दैट इज बाय कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हुए उनको स्टडी किया जाता है। गॉट इट? जैसे कि अपन फर्स्ट ग्रुप की अपन बात करें, अब ये फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप क्या है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल टॉपिक है। अपने को सैंपल्स जो मेटल आयंस हैं उन मेटल आयंस को अलग अलग ग्रुप्स डिवाइड किए गए हैं, 0 to 6 ग्रुप्स डिवाइड किए गए, जिसमें अलग अलग उनको रखा गया है। उनकी रिएक्टिविटीज जो एक रिएक्शन का एक सीरीज है, उसमें कौन सबसे पहले फर्स्ट रिएक्ट करता है तो वो फर्स्ट में आ गया। फिर जो उसके बाद वाले हैं वो फर्स्ट रिएक्शन नहीं करते तो फिर उनमें सेकंड प्रोसेस ली जाती है, तो सेकंड ग्रुप। इस तरीके से ग्रुप्स बने हुए हैं, उनको अपन बाद में कभी डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ग्रुप है उस फर्स्ट ग्रुप की स्टडी करने के लिए फर्स्ट ग्रुप को जो रेडिकल्स है, फर्स्ट ग्रुप के अंदर अपन बात करें तो इसमें आते हैं Ag, Pb और Hg। Ag प्लस Pb प्लस Hg2 प्लस 2। अब ये 2 है, बाकी प्लस 1 है, लेकिन यहाँ पे एटम भी 2 है तो दोनों के ऊपर कितना रहेगा, +1। ओके, तो इसको
स्टडी करने के लिए क्या इसमें से कोई प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अपन यहाँ पे कंसिडर करते हैं। सबसे पहले जो साल्ट सैंपल अपने को दिया गया है, जो साल्ट सैंपल दिया गया है उसकी रिएक्शन कराई जाती है डाइल्यूट HCl के साथ। किसके साथ कराते हैं अपन, डाइल्यूट HCl के साथ कराने पर यहां पर अगर व्हाइट पीपीटी बनी, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनी, तो उसका मीन्स है फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स यहां पर प्रेजेंट है। ओके क्लियर। अब इस व्हाइट पीपीटी को NH4OH किसके साथ, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाती है। तो यहां पर इसके रिजल्ट में 3 थिंग्स कैन बी पॉसिबल, 3 चीजें यहां पर पॉसिबल है। सबसे पहले जो पॉसिबल है दैट इज जो पीपीटी है वो उसमें सॉल्यूबल हो, घुल जाए, पीपीटी उसके अंदर पूरी तरह से घुल जाए, प्रेसिपिटेट घुल जाए। सेकंड जो पॉसिबिलिटी है दैट इज पार्शियली सॉल्यूबल, थोड़ा बहुत घुले लेकिन बाकी ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहे, दैट इज पार्शियली सॉल्यूबल। ओके। और थर्ड है इनसॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल ब्लैक पीपीटी, व्हाइट जो है वो किस में बदल जाएगी, इनसॉल्यूबल ब्लैक पीपीटी के अंदर वो कन्वर्ट हो जाती है। गॉट इट। अगर यहां पर सॉल्यूबल पीपीटी है तो उसका मीन्स उसमें कौन मौजूद है, Ag+। कौन मौजूद है, Ag+। गॉट इट। बिकॉज यहां पर ये जो पूरी ओवरऑल रिएक्शन है इसमें सिल्वर जो है ये अमोनिया के साथ कंबाइंड होकर, अमोनिया जो है उसके साथ यहां पर कंबाइंड होता है और साथ में Cl उसके साथ जुड़कर कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। गॉट इट। पहले तो यहां पे बनता है जो इसकी व्हाइट पीपीटी है जो आती है दैट इज AgCl। अगर अपन सभी की बात करें तो ये कुछ ऐसी है, AgCl, PbCl2, PbCl एंड Hg2Cl2। गॉट इट। PbCl2 है, ये लगाया नहीं, दैट इज +2, सॉरी फॉर दैट, ध्यान नहीं दिया। गॉट इट। तो यहां पर ये जो पीपीटी है ये बाद में अमोनिया के साथ रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करती है। क्लियर, अंडरस्टैंड। अच्छा, अब अपने डिटेल में नहीं है तो कुछ थोड़ा सा ही बात कर रहा हूं मैं, इस तरीके से यहां पर चलता है। चलो इसकी बात कर लेते हैं अपन। इनसॉल्युबल अगर है तो यहां पर जो Hg है, Hg इसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करती है, Hg NH3 का ट्वाइस, Hg NH3 का ट्वाइस एंड Cl, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन यहां पर होता है। गॉट इट। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसा बनता है, दैट इज Hg का। अच्छा, ध्यान नहीं, बात ही नहीं की क्या अपन ने। तो Hg+2 जो है 2+2 वो यहाँ पर प्रेजेंट है, और पार्शली जो सॉल्युबल है वो अगर कंडीशन हो तो यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, Pb+2। गॉट इट। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है, जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस जो बन रहे हैं वो कॉम्प्लेक्सेस के हिसाब से आइडिया लगता है कि भाई जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं है। गॉट इट। इसी तरह से अगर अपन सेकंड ग्रुप्स की बात करें, ये तो था किसकी बात, फर्स्ट ग्रुप। सेकंड ग्रुप के अंदर अपन इसकी बात करते हो, सेकंड ग्रुप में भी जो एनालिसिस किया जाता है वो एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का यूज करते हैं। सेकंड ग्रुप में भी किसका यूज करेंगे, एनालिसिस का। ओके। अब सेकंड ग्रुप का अगर हमें जो सैंपल दिया गया है वो सल्फाइड है, यानी कि मेटल सल्फाइड यहां पर प्रेजेंट है। सेकंड ग्रुप में कई फॉर्म्स होती है, तो उसमें से अगर मेटल सल्फाइड फॉर्म है तो मेटल सल्फाइड जो है जब अमोनियम सल्फाइड के साथ, when it react with अमोनियम सल्फाइड, किसके साथ, अमोनियम सल्फाइड के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने पर यहां पर 2 पॉसिबिलिटीज यहां पर बनती है। जो कॉम्प्लेक्स बना है वो सॉल्युबल हो सकता है या वो कैसा हो सकता है,
इनसॉल्युबल। तो यहां पर पॉसिबिलिटी क्या बनती है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, और दूसरा बनेगा अनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। तो दो पॉसिबिलिटीज यहां पे बनती है, सॉल्युबल और अनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। अगर यहां पर सॉल्युबल है तो ये पॉसिबिलिटी है दैट इज सेकंड बी की, और दैट इज सेकंड ए ग्रुप। सेकंड बी या सेकंड ए ग्रुप के यहां पर प्रेजेंट होते हैं। गॉट इट, अंडरस्टैंड। जैसे कि अपन बात करें एस बी, तो दैट इज सॉल्युबल, एस एन दैट इज अनसॉल्युबल। तो यहां पर ये कुछ जो है इस तरीके से इनको सेपरेट आउट किया जाता है या उनकी स्टडीज की जाती है। तो यहां पर अगेन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का यूज किया। अच्छा, अपने को जो ध्यान रखना है वो है कॉपर का। Cu+2 अगर प्रेजेंट है, अगर क्या है यहां पर Cu+2, तो उसकी रिएक्शन कराई जाती है पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ, उसकी रिएक्शन कराई जाती है। ओके, K4FeCN6 के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाती है। अगर यहां पर प्रेजेंट है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हुए जो Cu का जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो पोटेशियम है ये यहाँ पर हट जाता है और Cu उसकी जगह जाकर जुड़ता है। तो रिजल्ट में क्या बन जाएगा, Cu2FeCN6, ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनता है। क्लियर, जो पोटेशियम जो था उसकी जगह पर कॉपर आ गया, तो कॉपर आयरन साइनाइड का कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनेगा, जिसका कलर होता है दैट इज डार्क। किस कलर का होता है, डार्क ब्राउन कलर ये शो करता है। डार्क ब्राउन कलर की पीपीटी का फॉर्मेशन यहां पर होता है। गॉट इट, अंडरस्टैंड। तो ये जो है कॉपर के एस्टिमेशन में इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हुए इसको स्टडी किया